नमस्कार। हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, भावनात्मक और चेतना के स्तर पर भी स्वस्थ हो। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह अवसर है कि हम सभी अपने संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर सजग हों और साथ ही आभार व्यक्त करें उन सभी का जो हमें सेहतमंद और सुरक्षित रखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम है सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। और अब जब कोरोना वायरस से होने वाली कोविड-19 बीमारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, ऐसे में फ्रंटलाइन वर्कर्स की भूमिका कैसे और बढ़ जाती है, आइए आज के अंक में फोकस करते हैं। भौगोलिक फैलाव को देखते हुए 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 की बीमारी को पैंडेमिक यानी महामारी का दर्जा दिया। इस वायरल संक्रमण से लड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों का राष्ट्रीय लॉकडाउन घोषित किया। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और आभार प्रकट करें उन सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए जो हमारी सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। WHO ने सन 2020 को हेल्थ केयर सिस्टम के महत्वपूर्ण अंग नर्सेज और मिडवाइफ्स के नाम किया है। यदि 2030 तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का सपना पूरा करना है तो WHO का मानना है कि विश्व भर में 90 लाख नर्सेज और मिडवाइफ्स की जरूरत पड़ेगी। और दूरदर्शन दिल्ली के स्टूडियोज में चर्चा के लिए मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। आइए उनका परिचय आपसे कराऊं। स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर पीयूष रंजन का। नमस्कार। एडिशनल प्रोफेसर मेडिसिन एम्स से बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्मिता दास जी, एसोसिएट प्रोफेसर हैं आप कॉलेज ऑफ नर्सिंग से। डॉक्टर दिलीप कुमार हमारे साथ हैं। नमस्कार। आप अध्यक्ष हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, आपका भी स्वागत है। स्मिता दास जी, मैं आपसे शुरू करूंगा कि नर्सिंग प्रोफेशन से आप कैसे जुड़ी? ये जर्नी मेरी शुरू होती है 2001 में, जब मेरे पापा ने ये डिसीजन लिया कि मेरी बेटी एक नर्स बनेगी, बिकॉज़ वो हमेशा से चाहते थे कि मैं लोगों की सेवा करूं। और मेरे को हमारे घर में कोई भी देयर इज़ नो वन फ्रॉम द मेडिकल फील्ड, कोई भी एक्सपोजर नहीं था। सो उन्होंने कहा कि आप नर्स, मैंने अपनी इंजीनियरिंग के एंट्रेंस भी क्लियर की थी, बट देन ही सेड देयर इज़ नो पॉइंट बिकमिंग एन इंजीनियर, बिकॉज वो खुद एक इंजीनियर थे। एंड देन उन्होंने बोला कि यू बेटर गो फॉर नर्सिंग प्रोफेशन, एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। तो एक सेवा भाव था आपके अंदर जी। लेकिन अगर हम 1968 जाएं तो आपकी जर्नी शुरू हुई बतौर नर्स, और शायद लोग सोचते होंगे नर्स मतलब फीमेल नर्स, लेकिन मेल नर्स भी हो सकता है। नर्स जनरल न्यूट्रल वर्ड है। एक्चुअली मैं मेल नर्स बन गया। मेरा फादर होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर था, सो रोज़ पेशेंट्स घर में आता था। हम रोज़ देख के मेरे को भी अस्पताल का बहुत कनेक्ट हो गया था। मैं अस्पताल में काम करना है। दैट्स हाउ आई बिकेम मोटिवेटेड टू जॉइन द नर्सिंग। जी, तो कौन सी वैल्यूज़ थी जिसने मोटिवेट किया आपको कि मैं हॉस्पिटल क्षेत्र से जुड़ूं, नर्सिंग में आऊं? मेरे लिए वो मेरा पापा, वहाँ इतना लोग दर्द का लोग आता था घर में, हमको एक सेवा मनोभाव का मेरा पिताजी देखता था, वही हमको भी आ गया। कोई कष्ट में है उसको मदद करना है। तो जैसे महात्मा गांधी कहते हैं, वैष्णव जन तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। दूसरे के दर्द को अगर आप समझ सकें, वो चीज़ हमको मेरा पिताजी ने सिखा दिया था। इसलिए रोज़ देख के इतना पेशेंट्स आता था घर में, वो देख के ना वो पीड़ा में आता था, दर्द में, उस टाइम पर मेरा फादर उसको ट्रीट करता था। वही चीज़ हम एक्वायर कर दिया, इसलिए मैं नर्स बनने के लिए एक मोटिवेट हो गया था जी। और मेडिकल डॉक्टर होने के नाते अगर मैं आपसे पूछूं डॉक्टर पीयूष रंजन, नर्सिंग प्रोफेशन की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, नर्सिंग प्रोफेशन हो या डॉक्टरी हो या फिर और दूसरे हेल्थ केयर वर्कर हो, हाँ जी, ये बेसिकली एक टीम की तरह है। एक ऐसा टीम जो कि जिसे एक मैच को जीतना है, और मैच कुछ इस तरह से है कि जितने भी लोग हैं उन सबों की दुख दर्द और पीड़ा को हरनी है। तो नर्सिंग हो या फिर जो दूसरे हमारे टेक्नीशियन मित्र हों या फिर डॉक्टर्स हो, वो सभी एक टीम का हिस्सा हैं जिन्हें साथ मिलजुल करके हर लड़ाई को जीतना है, जैसे कि वो कोई और अन्य बीमारी हो। और अभी अगर बात करें तो एक महामारी जो कि कोविड के रूप में, एक दैत्य के रूप में हमारे सामने आया हुआ। तो हमने देखा है कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने में जब हम कहते हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स का आभार,
तो फ्रंटलाइन वर्कर्स में कौन कौन आते हैं फिर? जी, आपने बहुत सही बात कही है। फ्रंट लाइन एक्चुअली ये कोरोना वायरस के संक्रमण के समय में ऐसी बात हुई है, इसने सारी सीमाएं मिटा दी हैं। जी। जो आपस में हायरार्की थी इसे बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब सिर्फ बात होती है फ्रंट लाइन वर्कर्स, यानी कि ऐसे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कि मरीज की सेवा करने के लिए मरीज के पास रहते हैं, यानी कि जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, हमारे नर्सेस भी हैं, हमारे जो और दूसरे अटेंडेंट्स हैं जो कि पेशेंट को उसके बेड्स को बनाते हैं, उस कमरे की सफाई करते हैं। तो चूंकि ये वो लोग हैं जो कि सबसे ज़्यादा रिस्क में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इन्हें फ्रंट केयर वर्कर को कहा गया है। और अभी हमारे संस्थान में और पूरे विश्व में ये बातें हो रही हैं कि इन तीनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। जैसे हमारे एम्स में भी अभी ऐसी बातें होती हैं कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और जो सहूलियतें एक डॉक्टर को, एक सुपर कंसल्टेंट को दी जाएगी, वहीं जो है एक सफाई कर्मचारी को भी दी जाएगी। तो एक कंप्लीट टीम की बात हो गई है और यही सारे एक फ्रंट लाइन केयर वर्कर के रूप में हमारे सामने हैं। जी, और जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी देखा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च को कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण को पैंडेमिक का दर्जा दिया। तो 2005 से लेकर अब तक 15 साल के अपने नर्सिंग करियर में क्या आपने इतनी मुश्किल चुनौती पहले देखी थी? ये अनुभव कैसा है और कैसे रिस्पॉन्स रहा फिर बतौर नर्स? चुनौतियाँ तो खूब बहुत सारी आई हैं इस बीच। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस वो है कि पूरा देश क्या पूरा विश्व इस चीज़ में उलझ गया है। बट चुनौतियाँ बहुत आई हैं और हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने बहुत ही हिम्मत के साथ इस सारी चुनौतियों से लड़ाई की है। ये सिर्फ कोरोना वायरस की बात नहीं है, एवरी डे भी जिस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हो, तो ट्यूबरकुलोसिस जो एक एयरबॉर्न डिजीज़ है एंड दिस कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड टू दी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो वहाँ पे भी वो बहुत ही डट के काम करती हैं। सो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बहुत ही मैं कहूँगी कि राइट नाउ उनका जो भी दर्जा है किसी आर्मी ऑफिशियल्स जितना ही है जो अभी बॉर्डर पे खड़े होके पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। जी, डॉक्टर पीयूष कह सकते हैं कि मेडिकल रूम जो है एक तरह से वॉर रूम बन गया है और जवान जैसे सोल्जर सरहद पे, वैसे ही आप सब लोग। जी बिल्कुल। अभी जबकि हमारे एम्स नई दिल्ली में जो हमारे डिपार्टमेंट की हालत भी एक वॉर रूम की जैसे ही है। हम लोग बिल्कुल सवेरे अपने दिन की शुरुआत करते हैं और एक टीम बांट दी गई है। वो टीम जो कि आगे, चूंकि ये पहली ऐसी एक बीमारी आई है जिसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो एक पूरी टीम जो है पूरे देश भर का नक्शा और खाका तैयार करती है। वो एक स्ट्रेटेजी प्लान करती है कि अब अगले दिन क्या होगा। हर दिन नई चुनौती होती है। किसी एक पर्टिकुलर क्लस्टर से हम देखते हैं कि अचानक जो है सैकड़ों की संख्या में आ गए, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं रह रहा होता है। अचानक कोई वार्ड में कोई एक ऐसा पेशेंट हो जाता है जो कि कोरोना, चूंकि एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि इलाज करने वाला भी संक्रमण के खतरे और जोखिम में रहता है। तो इसके लिए हर वक्त नई स्ट्रेटेजी प्लान करनी रहती है। क्योंकि इस बीमारी का कोई तय इलाज नहीं है, इसलिए जो विश्व भर में जो बहुत सारी नई चुनौतियां, जो इलाज चल रहे हैं, जो कि अभी ट्रायल के अलग अलग हैं, हम लोग एक वॉर रूम में उन सबों पे नज़र रखते हुए ये देखते हैं कि जब हमारे पास और ज़्यादा जब बीमारी, जब जैसे कि अभी तो स्थिति नियंत्रण में, जब अनियंत्रित अगर कभी खुदा न खास्ते हो जाए तो हम लोग कैसी चुनौतियां रखेंगे। देश भर में जो अलग अलग जगह पे छोटे छोटे पॉकेट हैं, उन पे हमारी कड़ी और पैनी नज़र रहती है। तो बिल्कुल वार जैसा ही है, उम्मीद है हम लोग जीतेंगे। तो जैसा WHO कह रहा है कि हेल्थ डे की थीम है सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफरी, तो कैसे हम आम जन समाज सपोर्ट कर सकते हैं नर्सिंग प्रोफेशनल्स को? नहीं, आम जनता रोज हॉस्पिटल को है ना, कोई भी एक अस्पताल एक ऐसा जगह है, एक तहसील में, एक गांव में भी वो पूरा रिच है, अस्पताल आना ही है एक दिन। तो इसलिए वो जो नर्सेस को देख लेते हैं PSC में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो ये इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन में नाइट ड्यूटी करता है, 24/7 नर्सेस का काम है। ये छुट्टी भी नहीं है, हॉलीडे भी नहीं है। तो इसमें उसको लोगों को पता होता है ये नर्सेस इतना काम कर रहा है, इसलिए हमको नर्सेस का सपोर्ट बहुत मिला है। जी बिल्कुल। लेकिन यदि आप उन्हें सपोर्ट करना चाहें, अब जब कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है, तो एक सरल चीज करिए कि घर रहिए, स्टे होम फॉर दोज हु आंट। तो यदि विशेषज्ञों से आप भी कोई सवाल करना चाहें तो कार्यक्रम में आप हमें सीधा फोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियोज का फोन नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड रहेगा और नंबर है 23097532। दैट्स 011 द दिल्ली STD कोड 23097532। तो यदि आप घर पर हैं तो आप देश के लिए योगदान दे रहे हैं, लेकिन घर पर बैठकर एक तो पुस्तक पढ़ सकते हैं,
और क्या कर सकते हैं डॉक्टर पीयूष? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है कि ऐसा हमारे दोस्त भी कहते हैं कि घर पर रहते रहते कभी तो वक्त मिलता नहीं था लोगों जी। को, तो जो 3 घंटे की ज़िंदगी 4-5 घंटे की ज़िंदगी होती थी 7 से लेकर के रात के 10 बजे तक, जी। वो अचानक 24 घंटे की ज़िंदगी हो जी। गई। तो पति पत्नी परिवार के बाकी लोग एक दूसरे को साथ मिलकर कई सारी चीज़ें हो गई, तो उनमें भी तनाव होने लग गया। जी। मैं व्यक्तिगत बातें नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक सामान्य बातें कह रहा हूँ। जी। तो अभी के समय में बल्कि ये एक मौका है कि आप अपने अंदर जो एक निगेटिविटी, व्हाट्सएप खोला, टीवी खोला, कुछ भी देखा तो एक अलग सा डर का और जाने कैसा माहौल होकर के आया है, जैसे बहुत सारी अफवाह की बातें भी होती हैं। तो आपके लिए आवश्यक है आप अपने अंदर पॉजिटिविटी को रहें। एक आपने पुस्तक पढ़ने की बात कही, लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि आप जो सालों पहले, जो मैं अभी कर रहा हूँ, कि सालों पहले जो हमारे दोस्त कहीं पीछे छूट गए थे, उनके नंबरों को ढूंढ के निकालना, उनके साथ जो पुराने व्हाट्सएप चैट का जो हमारा जो ग्रुप बना हो उसमें एक्टिव होना, पॉजिटिविटी फैलाना, और जो कोई भी अपनी हॉबी थी जो कहीं पहले पीछे छूट गई थी, जो जैसे मेरा जो गीत संगीत का है आप जानते भी होंगे, तो उन सभी को लेकर के अभी हम लोग बिल्कुल शुरू करते हैं। सुरीला बेसुरा जैसा भी गाना हो उसके अंदर डालिए, दोस्त लोग आपस में ये करें। तो मेरे कहने का जो तात्पर्य है कि बिल्कुल अपने भूतकाल में अपने यादों के परतों को उलटिए, अपने दोस्तों से मिलिए और जिंदगी में पॉजिटिविटी लाइए। शायद ये लॉकडाउन का, घर में रहने का, इससे बेहतर कोई और दूसरा इनाम आपके लिए नहीं। जी बिल्कुल, यदि आपके अंदर कोई हिडन स्किल्स थी तो ये समय है उसे उजागर करने का। गीत संगीत का आपने जिक्र किया है, तो हम अपने मेहमानों से कार्यक्रम में गुजारिश जरूर करेंगे कुछ गा के भी सुनाएं, लेकिन खाली समय में और क्या कर सकते हैं? खाली समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अगर आपको किताबें पढ़ने का मन है आप किताबें पढ़ सकते हो। मेरा एक बहुत अच्छा हॉबी है घर का सेटिंग चेंज करना। अच्छा। सो आप घर की सेटिंग चेंज कर सकते हो, कुछ नई नई पिक्चर्स लगा सकते हो, और जैसे सर ने बताया कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। जी, क्योंकि एक वर्ड आता है मेडिकल टर्म में भी, कैबिन फीवर। ये एक ही कमरे में अगर कोई भी बंद है डॉक्टर दिलीप, लाजमी है कि उसे कहीं ना कहीं अकेलापन भी महसूस होगा। नहीं, वो अकेलापन को होगा, बट कोई ना कोई हम कुछ बुक्स पढ़ सकता है। एंड स्पेशली क्या होता है हमारे लिए इस टाइम पर बहुत घर में बैठ के बहुत काम कर रहा है। इतना प्लानिंग हो रहा है, हमको पहले से ही ज़्यादा काम कर रहा है अभी। ये हुआ है बिकॉज हम सीरीज ऑफ वेबिनार्स कर रहा है। अच्छा। इसका प्लानिंग एंड सभी इसका कोऑर्डिनेशन घर में बैठ के कर रहा है। मेरे को लग रहा है पहले से ही ज़्यादा हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल गया, ये एक ऑल इंडिया को रीच करे थ्रू दी वेबिनार, तो दैट बहुत लोगों को फायदा हो रहा है इससे। बैठ के वो हम स्टूडेंट्स को, हम कोई नर्सेस घर में बैठा है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है घर में बैठ के उसका पूरा कोविड के बारे में सुने, उसका प्रोसीजर्स कैसे करना है, ये हम इसमें जोड़ा है अब ज़्यादा। जी बिल्कुल। और इस समय पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आइए उनका प्रश्न भी ज़रूर लेंगे। तो आप हमें फ़ोन करते रहिए 011-2309-7532 पर जिस तरह से डॉक्टर दिलीप ने यहाँ पर वेबिनार की बात की है, तो क्या कोविड-19 जहाँ एक और बीमारी है, इससे हम लड़ेंगे, लेकिन एक कहीं ना कहीं इस बीमारी के आने से एक तो पब्लिक हेल्थ को इंपॉर्टेंस मिली, दूसरा क्या टेक्नोलॉजी की ओर अब लोग ज़्यादा जाएंगे? जी हाँ, आप बिल्कुल आपने सही कहा। जैसा कि डॉक्टर दिलीप ने कहा कि वेबिनार के बारे में जो है अब नया चलन ये आ गया। हमारे एम्स के अंदर में भी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस को अभी पूरा, ये आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि स्टूडेंट्स भले ही फिजिकली क्लासेस में नहीं आ रहे हैं, उनके हॉस्टल खाली हैं, लेकिन उनकी रेगुलर अटेंडेंस होती है और हम लोग हर क्लास को जो है वो रिकॉर्ड करके जो है वो हम लोग टेलीकास्ट करके यूट्यूब के माध्यम से उनके भेजते हैं। ये पहला टेक्नोलॉजी वाली बात होगी। दूसरी टेक्नोलॉजी की ये बात हुई कि हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट ने वो एक पूरा सीरीज ऑफ लेक्चर ये शुरू किया, जिसके द्वारा कि हम लोग जो है देश के सभी लोगों को और सभी डॉक्टर्स को ट्रेन कर सकें और जो वेबिनार है इन सभी चीज़ों के प्रति कर सकें। टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग जो है टेली कंसल्टेशन के लिए भी कर रहे हैं। जी, आपने टेली कंसल्टेशन कहा, इस समय टेलीफोन पे पहले कॉलर हैं। सुरेश जी हैं ग्रेटर नोएडा से। हेलो, नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट है उसको अगर मच्छर काट ले और मच्छर से स्वस्थ आदमी को आके काटे तो वो ट्रांसफर हो जाता है रोग? जी शुक्रिया। क्या मच्छर से ट्रांसफर हो सकता है? जी, कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, सिर्फ ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है,
और वो सिर्फ जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी कि आपकी छींक खांसी ये सब के द्वारा ही हो सकता है। इसका कोई भी मक्खी मच्छर और किसी भी दूसरे ये माध्यम से इसके ट्रांसमिशन को अब तक वैज्ञानिक रूप में नहीं पाया गया है। जी, पर स्मिता जी, जैसा हमने देखा है कि सार्स कोरोना वायरस 2 जो नाम है और जिससे कोविड-19 बीमारी हुई है, ये बहुत इन्फेक्शियस है। जी। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि शायद परिवार का सदस्य या दोस्त भी जिससे बीमारी है उसके नज़दीक जाने में थोड़ा सा कतराए, या कोई और इन्फेक्शन के केस में भी। ऐसे में नर्स फिर कैसे एक मनोबल बनाती है कि अगर कोई बीमार है और इन्फेक्शियस बीमारी भी है, फिर भी आप उसकी देखभाल इतने अच्छे तरीके से करते हैं? देखिए, नर्सिंग जो प्रोफेशन है, इसका दूसरा नाम है हिम्मत। सो जितने भी नर्सेज हैं हमारे, दे आर वेरी 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 करेजियस, दे आर वेरी करेजियस, एंड वो इन सब चीज़ों से नहीं डरती हैं। दे आर उनका मेन मकसद ये होता है कि वो पेशेंट की सेवा करें। नॉट ओनली नर्सेज, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, सबका इंटेंशन यही होता है कि हम पेशेंट की सेवा करें। दो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी रिक्वायर्ड चीज़ें PPEs वगैरह जो देते हैं, उससे इन्फेक्शन से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, मगर उनके कंपैशन में किसी भी तरीके का कोई कमी नहीं होती है व्हेन दे आर केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद कोविड। ऐसा नहीं है कि वो डर डर के। जी, और शायद ये नर्सिंग जो एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, उसमें भी सिखाया जाता है। तो थोड़ा बताइए डॉक्टर दिलीप कि किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है नर्सिस को, और क्या स्थिति है भारत में नर्सिंग एजुकेशन की? सी, अभी नर्सिंग एजुकेशन इतना हमारा इंडिया में हॉस्पिटल्स आर एक्सपैंडिंग, सो नर्सेस का ज़रूरत बहुत बड़ा है जी। तो इसलिए हमारा पास अभी तक अबाउट 3000 डिप्लोमा जनरल नर्सिंग स्कूल्स है। अच्छा। अबाउट 1700 BSc नर्सिंग कॉलेजेस है। अच्छा। एंड अबाउट 1600 A&M स्कूल्स है। अच्छा। ये सभी हमारा हेल्थ ह्यूमन रिसोर्स है, स्पेशली नर्सिंग ह्यूमन रिसोर्स के लिए हमारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये ड्यूरिंग द ट्रेनिंग में हम ज़्यादा साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी ये पढ़ाता है। तो उससे साइकोलॉजी कब वो सीखते हैं, उसका एक मोटिवेशन लेवल, कब एक कभी डिप्रेशन में जाता है। जनरली हम क्या ना हॉस्पिटल में ऑलवेज इतना पेशेंट सब डिप्रेस्ड होता है एंड उसका फैमिली मेंबर भी डिप्रेशन में रहता है। हमारा ड्यूटी है उस एनवायरनमेंट को कैसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना। जी बिल्कुल, और ये आसान नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन से हो सकता है। मैं चाहूँगा कोई एक आध उदाहरण आप बताएं जहाँ पर आपने बातचीत की और मनोबल बढ़ाया। मेरे पास एक बहुत ही अनोखा उदाहरण है, जहाँ पे एक जो पेशेंट थे मेरे, जब मैं फोर्टिस में काम करती थी, वो इंट्यूबेटेड थे मगर वो अवेक थे। सो वो लिख के अपनी सारी बातें बताया करते थे। तो जब भी मैं उनके पास जाती थी और मैं कोई भी उनके ऊपर प्रोसीजर कर रही हूँ तो मैं उनसे हमेशा बातें करती थी। ये मेरी आदत है, ना सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं, मैं हर पेशेंट के साथ ही ऐसे ही करती थी। आई हैव अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग टू माई पेशेंट ऑल द टाइम। वो सुन रहे हैं चाहे नहीं सुन रहे हैं, वो अगर सेडेटेड भी हैं तब भी मैं उनसे बातें करती थी। एंड ये जो मेरी पेशेंट थी, ये लिख लिख के अपनी सारी बातें बताती थी। मैंने उन्हें एक पेन और एक राइटिंग पैड दे रखा था। तो एक दिन उन्होंने रात को मुझसे ये गुजारिश की कि आप मुझे एक गाना सुनाएं। सो मैंने उन्हें गाना भी सुनाया था। आई स्टिल रिमेंबर। तो अभी तो वो पेशेंट है नहीं इस दुनिया में, बट उनके रिलेटिव कहीं पर भी होंगे तो आई एम श्योर अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मुझे याद कर रहे होंगे। बिल्कुल सही। तो ये जो करेज है डॉक्टर्स में है, नर्सिंग स्टाफ में है, फ्रंटलाइन वर्कर्स में है, तो आप आम जन को कैसे बताएंगे कि ये समय है करेज रखने का? क्योंकि सावधानी बरतनी है, घर रहना है, सुरक्षित रहना है, हैंड वॉश करना है, इसकी ऐड बार बार चल रही है, हर कोई बता रहा है, लेकिन सावधानी रखनी है, लेकिन घबराना नहीं है, डरना नहीं है। देखिए, इस बात को ऐसे समझते हैं कि जिन लोगों को इन्फेक्शन होता है, एक्चुअली सभी जगह ये कहा जाता है यह बीमारी लाइलाज है, लाइलाज है, लेकिन लाइलाज ना होना ही इस बीमारी का इलाज है। यह बीमारी मूल तौर पर लाइलाज का मतलब ये है कि इसके लिए दवा नहीं निकल पाई है, लेकिन ये बीमारी लगभग 90% केस में खुद ब खुद ठीक हो जाती है। तो ये इस बीमारी का सबसे बड़ा इलाज है, जो कि सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव होता है। घबराने की बात क्यों नहीं है? क्योंकि जो विश्व भर से जो हमारे पास डाटा है, वो डाटा हमें ये बताता है कि जो मोर्टेलिटी जो है वो अगर 50 या 60 साल की उम्र से कम लोगों में देखा जाए तो 0.5% यानी कि 1000 में से जो है वो 1 या 2 लोग ही जो ऐसे होंगे जिन जो कि मोर्टेलिटी हो पाएगा। और अभी जो कि हमारा एम्स में, जो कि भारत भर में जो हमारा एक
जो मरीजों को देखने का जो अनुभव रहा है, उसमें ज़्यादातर लोग जो है 80-90% ऐसे भी लोग हैं जिनमें कि कोई भी सिम्टम होता ही नहीं है। तो घबराएं नहीं, पैनिक ना हो, सतर्क जरूर रहे। और सतर्कता के लिए जो तमाम बातें आपने बताई वो तो लोग जान ही रहे हैं। जी, और अमिताभ बच्चन कैसे सतर्कता फैला रहे हैं, आइए एक बार फिर से सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। तो 1075 ये हेल्पलाइन नंबर बहुत ज़रूरी है। यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को नज़र आते हैं कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण, कोविड-19 बीमारी के, तो वो इस पे जब कॉल करेगा तो उसे क्या मदद मिलेगी डॉक्टर पीयूष? जैसे इस पे जो हमारे जो टीम है, जो आईडीएसपी की टीम है, वो आईडीएसपी की टीम उनके जो कांटेक्ट हिस्ट्री हैं और उनकी जो रोग के लक्षण हैं उन्हें वो देखेगी, पूछेगी और पूछने के बाद उन्हें इस बात के लिए गाइड करेगी कि उनके घर के नज़दीक कौन से ऐसे जांच केंद्र हैं। अभी हाल तक तो हम उनके घर में एक एम्बुलेंस को भेज रहे थे जो कि डेडिकेटेड होता था, उनको लेके जाता था, उनके सैंपल को ये जाँच करता था। और जो हमारे लिए जो कोविड के लिए जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल हैं, उस डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर उनको ज़रूरी सलाह देते थे। उनकी जांच की रिपोर्ट उन्हें बताई जाती थी और सब्सिक्वेंटली जैसा जो आगे इलाज, चाहे वो क्वारंटाइन करना हो, चाहे उन्हें एडमिट करना हो, अभी हाल तक तो हम एडमिट करते रह रहे थे। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग उन्हें जो है वो बताते हैं। जब कभी भी आपको ऐसी समस्या हो तो इस नंबर पर फ़ोन करें। जी, तो डॉक्टर दिलीप, जैसा आप कह रहे थे कि अब वेबिनार के माध्यम से आप लोगों तक पहुँच रहे हैं, तो जो नर्सेज हैं या जो अभी मान लीजिए बीएससी का कोर्स कर रही हैं, उन्हें आप किन बातों की ट्रेनिंग दे रहे हैं वेबिनार के माध्यम से? नहीं, एक्चुअली हमारा अभी ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं कोविड-19 के बारे में। ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल, क्रॉस इन्फेक्शन है, क्या स्टेप्स लेना है और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, क्यों ना हम ज़्यादा फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, बहुत लोग फैकल्टी कभी दूसरा सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा होगा, तो इसलिए उसके लिए भी जानकारी के लिए थर्ड ईयर स्टूडेंट्स एंड फाइनल ईयर बीएससी स्टूडेंट्स को वो भी तैयार रखेंगे इस कोविड। इसलिए हम वेबिनार के थ्रू पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स एंड पूरा इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में हम क्लासेस ले रहे हैं। एंड उसके बाद हम ये भी हम सोच लिया है, इस वीडियोस बाद में उसको भेज देंगे, वेबसाइट में लगा देंगे, डाउनलोड कर सकता है। उसके बाद ये मटेरियल कंटिन्यूइंग एजुकेशन के लिए ई लर्निंग मॉड्यूल हम कर रहे हैं। तो ई लर्निंग मॉड्यूल से क्या है, अब कंटिन्यूइंग एजुकेशन में एक हमारा एक हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी है ना, इतना फास्ट चलता रहता है। तो इसलिए हम ईच नर्सेस है ना अप टू डेट रखना है। तो इसलिए कंटिन्यूइंग एजुकेशन मॉड्यूल्स है ना बहुत काम में आएगा। उसके बाद हम रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस होता है, वो रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस के लिए इससे क्रेडिट मिलेगा। तो इसलिए एक मोटिवेशन भी होता है स्टूडेंट्स को, आसान से प्रोसीजर भी हम दिखा देंगे विद पिक्चर्स। तो ये इतना वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग अप्रिशिएट किया है। जी बिल्कुल। तो ट्रेनिंग से तो ज़रूर जो नर्सेज हैं वो सीखेंगी, लेकिन आप फिर जब सर्विस में आते हैं और जो अनुभव मिलता है उससे फिर असली सीख उसी से मिलती है। एग्जैक्टली हम पढ़ाते बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जब आप बेड साइड पे आते हो तो चीज़ें वैसे हमेशा नहीं होती हैं। हर दिन एक नया चुनौती भरा होता है। सो हम अपने बच्चों को उसी तरीके से ट्रेन करते हैं और एज फैकल्टी हम जब बच्चों के साथ वार्ड में जाते हैं तो हम उन्हें वो चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं कि अगर ऐसा पेशेंट है, अगर थोड़ा सा अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, हाउ डू यू टॉक। मान लीजिए कोई 70 वर्षीय पेशेंट है और वो कह रहा है मैं खाना नहीं खाऊंगा, फिर क्या कहेंगे? इस तरीके के पेशेंट को समझाने का तरीका हम जिस तरीके से समझाते हैं कि हम उन्हें ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये खाना उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर वो खाएंगे तो
वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, अपने घर जा पाएंगे और उनके साथ जो उनके परिवार वाले हैं उनको अपने घर में देख के खुश होंगे। जी, मैं डॉक्टर दिलीप से भी ज़रूर पूछूंगा उनका एक वाकया कि जब नाइट शिफ्ट होती है मान लीजिए और पेशेंट कोई है जो सो नहीं पा रहा, तो फिर आप कैसे संवाद उनसे करते हैं। लेकिन फिलहाल एक कॉलर हैं अपने प्रश्न के साथ। हेलो, नमस्कार जी। हेलो सर, मेरा नाम शिबान है सर। जी, सवाल पूछिए। जी, मैं सर क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या सर अगर सिर्फ बुखार है तो क्या वो कोरोना हो सकता है सर? जी, देखिए, कोरोना के जो लक्षण होते हैं ना, उनमें बुखार, खांसी और सांस का फूलना होता है। इनमें से जो अभी हमारे पास जो पेशेंट आए हैं उसमें से कई ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनमें बिल्कुल खांसी भी नहीं होती है, बिल्कुल भी जो है सांस नहीं फूलता है, कुछ में केवल बुखार आता है या कुछ में सिर्फ सोर थ्रोट होता है, बुखार नहीं भी होता है। तो आपके सवाल का मैं स्पेसिफिकली जवाब दूं तो बुखार का आना अकेला कोरोना हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका कोरोना वायरस से संक्रमित किसी मरीज के साथ पहले या तो कम्युनिटी में या नज़दीक में आपका कांटेक्ट रहा हो या ना रहा हो, और जैसे बुखार हो गया, खांसी हो गई या गले में दर्द हो गया जैसे सोर थ्रोट कहते हैं, ये बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक कंप्लेन है, लेकिन ये अकेले या एक दूसरे के साथ इन कॉम्बिनेशन में कोरोना के लक्षण के रूप में प्रेजेंट हो सकती हैं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, मैं चाह रहा था कि आप भी ज़रूर वो वाकया बताएं कि अगर मान लीजिए नाइट शिफ्ट है नर्स की, तो उस दौरान कैसा अनुभव रहा? हमारा नाइट शिफ्ट में जनरली क्या होता है, पेशेंट्स हमको 12 बजे तक बहुत सब रूटीन काम होता रहता है। 12 बजे के बाद हम राउंड्स करते हैं, पेशेंट्स कोई ना कोई नींद नहीं हो रहा है, हम उसमें ना इवन अदरवाइज ऑल्सो हमारा ड्यूटी है नाइट शिफ्ट में भी पेशेंट को ऑब्जर्व करना पड़ता है। कोई एटलीस्ट एक वार्ड में कम से कम 1-2 डिफ़िकल्ट पेशेंट्स होता है, उसको देखना ही पड़ता है। सो उस टाइम में कुछ ऐसा पेशेंट्स होता है नींद नहीं आता है, तो वो नींद नहीं आया तो वो कभी हम उसको पूछे भाई आप थोड़ा सोने के लिए कोशिश करो, तो वो बोले मेरे को सोने नहीं आ रहा है। तो उससे हम क्या करेंगे, थोड़ा टाइम हम निकाल के ना वो उसके पास खड़ा होके उससे थोड़ा बात करेंगे, और बात करने से उसको क्यों नींद नहीं आ रहा है, तो ये 10 मिनट उससे बात करने से हम देखा है बहुत लोगों को ना एक स्ट्रेस उसको रिलीज हो जाता है। हमारा नर्सेस को ये भी सिखाया है काउंसलिंग में, कुछ बात करना चाहना, अलो देम टू स्पीक। सो उसको है ना, हम डोंट स्पीक नहीं बोलना है, सो दैट इज द कैथारसिस बोलता है, अलो देम टू स्पीक। उसको है ना स्ट्रेस है ना उसके मन में है ना, उसको बोलने के लिए हम छोड़ना चाहिए, उससे क्या होगा, उसका स्ट्रेस कम होगा। पर स्मिता जी, जो बड़े हैं शायद वो बोलकर अपनी बात रख भी लें, कभी भी कोई स्थिति कारणवश वो अस्पताल में हो, लेकिन मान लीजिए आपका पेशेंट खुदा ना खास्ता कोई बच्चा है 5 साल का, 10 साल का, फिर बतौर नर्स आप कैसे हैंडल करेंगी? बच्चों को हैंडल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बड़ों के कंपैरिजन में। तो जब मैं वार्ड जाती हूँ और मेरे पास ऐसा कोई बच्चा हो जिसे जो चीज़ें नहीं लेना चाह रहा या खाना नहीं चाह रहा या किसी से बात नहीं कर रहा, तो हम यूजुअली उस बच्चे के फेवरेट चीज़ों की बातों से शुरू करते हैं कि आप स्कूल जाते हो, आपकी फेवरेट टीचर कौन है, तो देन यू एस्टैब्लिश अ गुड रैपो विद द पेशेंट, एंड देन धीरे फिर बच्चा अपनी बात बताना शुरू करता है। सो पहले तो एक रैपो एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है, उसे लगना चाहिए कि आप उसके दोस्त हो। जी, तो इस समय अगर मान लीजिए दूरदर्शन बच्चे देख रहे हैं और वो हैरान है कि मम्मी पापा हमें नीचे खेलने क्यों नहीं जाने दे रहे, काफ़ी खुश भी होंगे कि स्कूल भी नहीं खुल रहा है, आप बताइए एक बार फिर से डॉक्टर पीयूष रंजन, बच्चों को आप कैसे कहेंगे कि अब जब ये कोरोना वायरस का संक्रमण आया है तो वो भी इसमें हमारी मदद करें कि ये फैले नहीं? ये बिल्कुल आपने सही बात की है, ये समस्या बिल्कुल मैं अपने घर में महसूस कर रहा हूँ। मेरा जो क्लास 4 का जो 5 में अभी गया बेटा, वो घर के अंदर ही फुटबॉल खेलता है और नीचे से रोज जो है शिकायतें आती हैं। तो उस समय बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज करना, रोकना एक बड़ी समस्या होती है। उन्हें हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि जो उनके हॉबीज हैं, जैसे कि पेंट करना, जैसे कि कुछ गेम खेलना, इन सबों को कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। बल्कि मैं और मेरी पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, तो घर में भी बिल्कुल एक छोटा सा वॉर रूम जैसा हो गया। तो उन्हें कोरोना की हिस्ट्री से लेकर माइक्रोबायोलॉजी से लेकर सारी चीज़ें बता दी। घर में ही क्विज हम लोग करते हैं कि आज एक पर्टिकुलर चीज़ तुम तैयार कर
जितना मुझे पता नहीं रहता, मैं अपने मेरे बेटे को ये पता है कि कोरोना से कितने ये केसेस आए हैं, केसेस किस तरह से फैलता है। तो सम हाउ आई ट्राई टू मोटिवेट देम और उन्हें बताता हूँ कि उसकी ये नॉलेज बहुत अच्छी है जी। जो कोई भी नॉलेज वो देता है, ज़्यादातर मुझे भी नहीं पता रहता, मैं कहता हूँ तेरी वजह से मुझे पता चल गया। जी स्मिता जी। मैं ये कहना चाहती थी कि मेरा 4 साल का एक बेटा है, तो जब भी वो हैंड हाइजीन पे बहुत फोकस करता Very है, good. एवरी टाइम वो Very अपने good. हाथ अच्छे से साबुन से धोता है। सो आई गेस बच्चों को सिखाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप जल्दी सही कह रहे सीखते हैं, बच्चे शायद जल्दी समझ जाएंगे कि स्टे होम। हम बड़े हैं, कभी कभी जो गलती करते हैं। एक तो बहुत ज़रूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, यानी फिजिकल डिस्टेंस पे रहें। लेकिन अगर हम जांच की बात करें, मान लीजिए किसी को लक्षण है, तो एक तो स्वैब टेस्ट है, तो कोई ब्लड टेस्ट भी करवाना है क्या डॉक्टर रंजन? नहीं, अभी के समय में जो डायग्नोसिस के लिए जो एकमात्र टेस्ट जो है, जो कि इसके लिए डेजिग्नेटेड किया गया है, वो RT-PCR है। अच्छा। जिसमें कि हम लोग नाक के अंदर में और गले का नेजोफ्रेंजियल स्वाब होता है, उसी से ये करते हैं। अच्छा। अभी बहुत जल्द में जो अभी आपने सुना होगा कि एक सेरोलॉजी रैपिड डायग्नोस्टिक किट के रूप में जो है सेरोलॉजिकल टेस्ट के लिए की अभी मंजूरी दी गई है, कुछ जो इनिशियल जो आए, लेकिन ये जाँच के लिए जो है वो अभी फुली इस्टेब्लिश नहीं हुई हैं। ये सेरोलॉजिकल प्रिवलेंस के लिए देखा गया है, जो कि एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट होती हैं। तो एज ऑफ नाउ अभी जो है वो केवल इसी चीज़ के लिए, लेकिन जो दूसरे सिम्टोमेटिक सपोर्टिव टेस्ट होते हैं, जैसे ब्लड काउंट्स वगैरह हुआ, वो साथ में ब्लड टेस्ट में तो किया जाता है। एंटीबॉडी क्या है और एंटीबॉडी टेस्ट से क्या लाभ हो सकता है हमें? जी, एंटीबॉडी देखिए, एंटीजन, जब कभी भी वायरस आता है तो वायरस के सरफेस पर कुछ एंटीजेंस होते हैं। अच्छा। जब ये एंटीजन की मदद से हमारे शरीर के अंदर में आता है तो उसके अगेंस्ट में हमारे शरीर में कुछ प्रोटीनीशियस, यानी उससे लड़ने के लिए कुछ प्रोटीन बनाता है, जो कि एंटीबॉडी होता है। अब जांच के लिए 2 प्रिंसिपल हो सकते हैं। सबसे पहले या तो वो एंटीजन जो कि एजेंट यानी कि उस वायरस के सरफेस पर हो, उसकी जांच कर ली जाए। तो जैसे वायरस इंटर होगा, हम उस एंटीजन को टारगेट करेंगे तो वो हमें तुरंत पता चल जाएगा। अब जब शरीर में जब वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, तब शरीर में उसके अगेंस्ट पे जो एंटीबॉडी बनता है, उसे हम लोग इलाइसा या दूसरे और तरीके के द्वारा उस स्पेसिफिक एंटीबॉडी को देखते हैं। तो जैसा कि एंटीबॉडी टेस्ट जो हुआ, जब पहले इन्फेक्शन आएगा तब शरीर बनाएगा, तो इन्फेक्शन के होने के 1 सप्ताह के बाद, 7-8 दिन के बाद ऐसे एंटीबॉडी जो है टेस्ट होते हैं। जी बिल्कुल। तो स्मिता जी, इसका मतलब अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है पेशेंट कोविड-19 का, तो हो सकता है कि मुझे हो गया हो माइल्ड, मुझे पता ही नहीं लगा, लेकिन एंटीबॉडी की जांच से मैं पता लगा सकता हूं कि मुझे हुआ। जी बिल्कुल। इसलिए जो सेरोलॉजिकल प्रिवलेंस की जो डाटा जो होती है, उसके लिए इस एंटीबॉडी टेस्ट का बड़ा ही महत्व होता है। जब थोड़े टाइम के बाद यूज होगा, तब हम लोग जब ये सोसाइटी में इसकी प्रिवलेंस की जांच करेंगे, तब पता चलेगा कि अच्छा, शायद हमें इतना डरने की जरूरत नहीं थी, ये तो आके चला गया और हमारा शरीर इसके अगेंस्ट में जो है एंटीबॉडी डेवलप करके इम्यून हो गया। जी, क्योंकि हमने देखा है नॉर्मल वायरल फीवर भी जब होता है तो वो खुद ब खुद चला जाता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है। लेकिन बहुत जरूरी है कि हम सावधानी और एहतियात जरूर बरतें। फिलहाल एक और कॉलर हैं। हेलो, नमस्कार जी, प्रश्न पूछिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते। सर मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे कि कोरोना वायरस से आजकल हम सभी लोग भयभीत है, तो एक तो कैसे कितने दिन हमें नॉर्मल जैसे बुखार आ जाता है, तो उसमें हमें कितनी देर इंतजार करना चाहिए, और किस तरीके से हम अपनी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं इस दौरान, जी जिससे कि हम इससे बच सके। आप भयभीत क्यों हैं? सर जैसे बुखार आ गया है, नॉर्मल बुखार भी आ जाता है, जैसे हर खांसी टीवी नहीं होती है, उसी प्रकार से हर बुखार मेरे ख्याल से कोरोना वायरस नहीं होना चाहिए। लेकिन आज माहौल इस तरीके का हो गया है कि कहीं ना कहीं एक डर उत्पन्न हो जाता है मन में। जी डॉक्टर दिलीप, सबसे पहले तो आप फिर से बताइए कि भय का माहौल ना रखें, सावधानी जरूर बरतें। नहीं, इसलिए हम ये पूरा हम इतना एडवर्टाइजमेंट सबको हम बता रहे हैं कम्युनिटी को, आप ना डरना नहीं है। एक्चुअली ना हम एक बार हमारा सही कोई इम्यूनिटी होता है वो कम नहीं होना चाहिए हमको, है ना। वी हैव टू हैव पॉजिटिव। इसको इतना डॉक्टर साहब बताया, मॉर्टैलिटी रेट बहुत कम है, तो इसलिए हम भयभीत करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली कोमॉर्बिडिटी है, उसके पास कोई दूसरा हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उसमें ज़्यादा अटैक होने का ज़्यादा है। इसलिए भयभीत होने का नहीं, एटलीस्ट कम से कम सोशल डिस्टेंस इज द ओनली सोल्यूशन, वो हम पालन करना है। जी, और उनका जो दूसरा सवाल था कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, तो मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि खुश रहकर, जॉयफुल रहकर, एक्जुबेरेंट रहकर भी आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर के नजरिए से बताइए, खान पान में, जीवन शैली में मैं क्या बदलाव करूं जिससे कि मेरी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके? देखिए, इम्यूनिटी जो है वो शरीर पर किया गया एक इन्वेस्टमेंट है।
Yes. आपको जो है ना लंबे समय तक करते रहना होगा। कोरोना तो आएगा, मैं कहता हूँ 6 महीने में तो ये बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इसके साथ साथ जो आपकी इम्यूनिटी है, आपके अपने शरीर का जो लॉन्ग टर्म जो गोल है, जो स्वस्थ रहना, वजन करना, बढ़ने देना, शुगर को, ब्लड प्रेशर को, लिपिड को, इन सभी को कंट्रोल करना, इसके लिए बिल्कुल ही सरल नियम है। पहला नियम है कि आप बैलेंस्ड फूड करें, फूड ये लें। नंबर 2, रेगुलर एक्सरसाइज करें। नंबर 3, जो बुरी आदतें हैं जैसे सिगरेट, शराब और दूसरी चीज़ें हैं, उसका बिल्कुल पालन न करें। समय से सोएं, समय से उठें, योगासन करें। ये बातें अन्य दिनों में कही जाएं तो शायद उतनी अपीलिंग नहीं लगती हैं, लेकिन आज ये आपको अपील करेंगी क्योंकि आपको इम्यूनिटी का महत्व का पता चला है। लेकिन इसे याद करके गांठ बांधकर अपने पास रख लें, क्योंकि कोरोना वायरस तो 1 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में चला ही जाएगा, लेकिन शरीर पर इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा अगले साल भी करना है और उसके अगले साल भी करना जी बिल्कुल। तो ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि इम्यूनिटी इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग, नॉट ओनली फॉर बॉडी, परहैप्स फॉर सोल एज वेल। और जहां आपने गायकी की बात की थी, क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूं स्मिता जी, दैट यू सिंग सम लाइंस फॉर आवर व्यूअर्स? श्योर, व्हाई नॉट। ये गाना बहुत ही मोटिवेटिंग है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी के समय में लोगों का मनोबल ज़रूर बढ़ाएगा। हाँ जी। ये हौसला कैसे रुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, तन्हा साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। डॉक्टर पीयूष, आप भी गीत संगीत में बहुत रुचि रखते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही बात कहूँगा कि तुम साथ हो जब अपने, तो दुनिया को बता देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। गा के बताइए। तुम साथ हो जब अपने, दुनिया को बता देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। हमें साथ साथ रहना है, क्योंकि टुगेदर एंड ओनली टुगेदर वी कैन विन। और देखिए वो साथ हैं, उसका परिचय इस बात से भी लगाइए कि देखिए लगातार फोन कॉल आ रही हैं। हेलो जी, सवाल पूछिए। नमस्कार सर नमस्ते, मैं हरिंदर अत्री बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। जी हरिंदर जी, मुझे पूछना ये था कि डॉक्टर जितने भी पैनल पे आते हैं, हम प्रोग्राम देखते हैं, सभी बता देते हैं कि ये खांसी होगा, बुखार होगा या गले में खराश होगा तो ये कोरोना के सिम्टम हो सकते हैं, बट कोई ये नहीं बताता सर कि कितने दिनों के बाद कौन से सिम्टम डेवलप होते हैं, सो दैट कि एक अंदाजा, एक परसेप्शन लगाया जाए कि इतने दिनों के बाद ये सिम्टम आ सकता है या इतने दिनों के बाद ये सिम्टम आ सकता है, कि हमें पहले से आगाह हो जाए कि हाँ तो हो सकता है, इन्फेक्टेड हो सकता है कोई पेशेंट हमारे यहाँ पे। जी शुक्रिया हरिंदर जी। एक बार फिर से हम डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछते हैं। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ, जो ये बड़ी नॉन स्पेसिफिक सी सिम्टम है, ये खुद इन्होंने बताया कि ये कई तरह से बीमारियों में हो सकता है। तो ये कोरोना ही क्यों है, ये इनका सवाल है। तो देखिए, इसमें आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी होगी। अगर आपका कुछ समय पहले तक कहीं पर भी फॉरेन कंट्री में ट्रेवल था या किसी ऐसे जगह पे आपका ट्रेवल था जहाँ पर कि कोरोना ज़्यादा पाया जाता है, तब आपको अपने ऊपर ये संदेह रखना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके परिवार में किसी सदस्य को कोरोना हुआ था या आप किसी कोरोना के द्वारा संक्रमित व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में आए हों, तब आप संदेह कर सकते हैं। यूजुअली जो मौसम की खांसी होती है या मौसम की सर्दी होती है, वो आपको एक अंदाज़ा होता है कि वो एक धसका के जैसा है, आपका शरीर में उतनी ज़्यादा माइल्ड या शरीर में टूटने जैसी चीज़ जो है वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। अगर ये इसके साथ साथ बुखार भी बहुत ज़्यादा आपको हो रहा है, साथ में गले में दर्द हो रहा है, तब आप मोस्टली समझ सकते हैं ये कोरोना की वजह से हो रहा है। अगर नाक से पानी ज़्यादा हो रहा है, छींक ज़्यादा आ रही है, तब ये मोस्टली एलर्जिक खांसी की जैसी ऐसी चीज़ हो सकती है। जी, यानी स्टेज 1 तो तब थी जब हमने इंपोर्टेड केसेस की बात की कि कोई मान लीजिए चाइना, इटली, ईरान या अमेरिका या यूरोप से होके आया है, फिर लोकल ट्रांसमिशन। लेकिन अभी भी अच्छी बात भारत के लिए ये है, क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को अपना रहे हैं, प्रधानमंत्री ने नेशनल लॉकडाउन का घोषणा की है कि हम अभी स्टेज 3 में कम्युनिटी स्प्रेड में नहीं गए। जी बिल्कुल, यह बात मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह देना चाहूँगा कि भारत में और इटली में दोनों में एक ही समय में टोटल नंबर ऑफ केसेस 3 थे।
केरल में सबसे पहले 3 केसेस जो 1.5-2 वुहान महीने से आए पहले थे। देखा गया था, उसी समय इटली में भी नंबर ऑफ केसेस 3 थे। देखिए आज इटली की स्थिति कितनी ज़्यादा दयनीय हो गई है, वहाँ कितने ज़्यादा, लेकिन समहाउ कुछ ऐसी बात हुई, चाहे वो हमारे अपने इम्यूनिटी की वजह से हुई या समय रहते हमारी सरकार ने बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड लॉकडाउन किया और हमारे साथ जो हमारे कम्युनिटी का भी पार्टिसिपेशन हुआ, लोग जो है वो उसका उन्होंने पालन किया। तो कुछ ना कुछ ये सारी चीज़ें या तो अकेले में या आपस में मिलजुल करके हमारी मदद कर रहे हैं कि महीनों बीतने के बाद हमारी स्थिति वैसी नहीं हुई है जी। लेकिन यहाँ मेरी बात का यह मतलब ना निकाला जाए कि चलो हम तो बच गए। अभी चूंकि वो जो ये एक एपिडेमियोलॉजिकल कर्व होता है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ जो केसेस हैं वो सेम रहेंगे ही। लेकिन अगर इन जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और क्लोज और जो वाइड स्प्रेड लॉकडाउन के द्वारा हम इस कर्व को फ्लैटन कर देंगे, मतलब ये जो टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो जो 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते में होते हैं उसे हम वाइड स्प्रेड कर दें। जी। तो इसलिए ये हमारे लिए काम कर रहा है जी। जो हमारे लिए सोशल डिस्टेंसिंग है, तो इस चीज़ का जो है पालन करना चाहिए ताकि ये जो एक बड़ी महामारी और बड़ी समस्या के रूप में हमारे देश में ना आ पाए। जी बिल्कुल। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ डे है तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का भी जिक्र करना चाहूँगा। अब हमने देखा डॉक्टर दिलीप की 2017 में भारत ने नई हेल्थ पॉलिसी लेकर आए। वो हेल्थ पॉलिसी एक तो वेलनेस की बात करती है, लेकिन नर्सिंग की दृष्टि से अगर हम देखें तो उसमें क्या खास बातें हैं? आई थिंक नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है, इसमें बहुत नर्सिंग के लिए बहुत स्कोप रखा है। स्पेशलाइजेशन इन नर्सिंग, हाँ जी। नर्स प्रैक्टिशनर्स कोर्सेस होना चाहिए। डेवलप्ड कंट्री में पूरा आईसीयू इंटर्नशिप केयर यूनिट है ना, बेस्ट मैनेज्ड by the nurses in abroad. That's why we Indian Nursing Council the nurse practitioner course national health policy का गाइडेंस से हम शुरू कर दिया इंडिया में। और नर्स मिडवाइफरी ट्रेनिंग प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी वो भी किया है। और लाइव रजिस्टर एक ना, हमको क्या है ना, हम कितना नर्सेस है इंडिया में ये बोले तो हम ये बताएंगे 21 लाख नर्सेस, हम ये कितना है नहीं बताएंगे। 21 लाख नर्सेस 1947 टू डेट रजिस्टर हुआ है ये बताएंगे। अच्छा, आज की तारीख में 21 लाख देश भर में नर्सेस रजिस्टर्ड है। इसमें मिडवाइफ्स भी इंक्लूडेड है? इसमें मिडवाइफ्स भी है, बट ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ नहीं है। अच्छा, वो 8 लाख है। वो 8 लाख, वो 21 लाख से अलग है एएनएम से। तो ये इसका हम एक नर्सिंग रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नेशनल हेल्थ पॉलिसी के हिसाब से हम ये शुरू किया है। हम सेंसस कर रहा है कितना नर्सेस, बहुत लोग अब्रॉड गए, बहुत लोग डेथ हुआ है, उसको अभी कंप्लीटली हम एक सेंसस करके एक नर्सिंग रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है। उसमें ऑलरेडी हम 10 लाख नर्सेस को एनरोल किया है। ओके। तो उसमें अभी इससे क्या होगा, नर्सिंग मैन पावर प्लानिंग है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल करने में बहुत सफलता होगा। उसके अलावा और भी द नेशनल हेल्थ पॉलिसी का कंटिन्यूइंग एजुकेशन भी एक स्ट्रैटेजी, एक सीरीज ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन भी है। और एग्जिट एग्जामिनेशन ये ना, लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन वो भी एक प्लान किया है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 बहुत नर्सिंग के लिए बहुत प्रोत्साहन मिला है। जी बिल्कुल। तो देश में कुल 21 लाख नर्सेज हैं और मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा स्मिता जी कि आखिरकार भारत में एक नर्स का करियर पाथ क्या रहता है, अब जब नेशनल हेल्थ पॉलिसी नर्स प्रैक्टिशनर की बात भी करती है। लेकिन उससे पहले एक कॉलर है फोन लाइन पर। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पास ना डॉग हैं 2, जिनको मैं बाहर घुमाने के लिए लेकर के जाती हूँ, और जब हम उनको घुमा करके जब हम उनको लेकर के आते हैं तो उसके बाद हम लोग डेटॉल वाला पानी हमने घोल के रखा है, जिससे उनके पैर वगैरह या ऊपर की स्किन वगैरह को हम लोग साफ कर देते हैं, क्योंकि रोज नहला नहीं पाते हैं उनको इस वजह से। तो क्या इनसे भी कोरोना वायरस फैल सकता है? तो आपके पास पेट्स डॉग्स हैं? हाँ जी। हम लोग मतलब वो किसी और के संपर्क में नहीं आते, सिर्फ हमारी फैमिली मेंबर के संपर्क में ही आते हैं वो। जी, इसमें 2 बातें हैं। अभी तक जो डिजीज ट्रांसमिशन देखा गया है वो ह्यूमन टू ह्यूमन होता है, यानी पेट से मनुष्य को, यानी आपको नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, ह्यूमन टू पेट भी नहीं हो सकता है। ओके। ऐसे जो सिर्फ 1-2 ही केसेस देखे गए कि न्यूयॉर्क के जो जू में जो है 1-2 शेर को जो है वो कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया।
तो ये एक अपवाद है। ओके। तो जो इसका जो नॉर्मल ट्रांसमिशन जो है वो ह्यूमन तक ही अभी फिलहाल ये देखा गया, और थोड़े बैट में जो इसका जो रिजर्वायर ऐसा माना गया है। तो आपसे आपके पेट को, जो कि आपकी डॉगी है, उसको हो, इसकी भी संभावना नहीं है, और आपकी डॉगी से आपको हो, उसकी भी संभावना नहीं है। सिर्फ ये डॉगी और जो पेट्स जो है वो फोमाइट्स की तरह एक्ट कर सकते हैं। अच्छा। जैसे कि अगर कोई दूसरा आदमी आपके डॉगी को गोद लेता है और उस पर अगर छींक देता है, या उसके संक्रमित हाथ से आपके हाथ वो डॉगी के शरीर में अगर चला जाता है, और फिर कोई घर का दूसरा बच्चा या बुजुर्ग उस डॉगी को अगर हाथ में ले लेता है, तो वो फोमाइट की तरह उस डॉगी के माध्यम से वो पहले जो संक्रमित आदमी से आप तक पहुंच सकता है। उसके लिए जो आपने ये कहा कि वो आप उसके हाथ पैर को अच्छे से धो लेती हैं, साफ सफाई कर लेती हैं, तो ये आप करते रहें, और मेरा ख्याल है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी बिल्कुल। स्मिता जी, वो जो सवाल मैं आपसे पहले पूछ रहा था, नर्स का एक करियर पाथ क्या रहता है? जब आप 12th कंप्लीट करते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक है डिप्लोमा नर्सिंग और एक है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग। डिप्लोमा नर्सिंग सर बताएंगे, शायद हम डिमोलिश करने वाले हैं बहुत जल्द, हम सिर्फ बीएससी ऑनर्स नर्सिंग ही रखेंगे, जो कि 4 साल का कोर्स है बीएससी, जो कि 4 साल है। डिप्लोमा नर्सिंग 3 इयर्स का कोर्स है। सो तो वंस यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, उसके बाद द नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ मास्टर्स इन नर्सिंग, जहाँ पे सुपर स्पेशलाइजेशन होता है, जहाँ पर आप अलग अलग सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो, लाइक कार्डियोलॉजी नर्सिंग, नेफ्रोलॉजी नर्सिंग, क्रिटिकल केयर नर्सिंग, एंड यू कैन ऑल्सो गो अहेड डूइंग पीएचडी इन नर्सिंग। सो उसके अलावा जैसे सर ने बताया, नर्स प्रैक्टिशनर का कोर्स जो यूएस यूके में तो बहुत प्रेवलेंट है, वहाँ पे नर्सेज दे डू स्पेशलाइजेशन, दे हैव देयर ओन क्लिनिक, और वहाँ पे वो पेशेंट्स ट्रीट करती हैं। तो मिडवाइफ्स जो डिलीवरी सिंगल हैंडेडली कंडक्ट करती हैं। सो वो चीज़ शायद हम बहुत जल्द इंडिया में भी शुरू होने वाला है 2017 के जो हेल्थ पॉलिसी के थ्रू, जहाँ पे नर्स प्रैक्टिशनर का कोर्स शुरू किया गया है। वी आर होपफुल कि आने वाले टाइम में उसका स्कोप भी पता चल जाएगा, उनका प्लेसमेंट कैसे होने वाला है। आई गेस सर का इनिशिएटिव रहेगा तो जरूर। जी बिल्कुल। तो चाहे नर्सेज हों, डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, वो सभी इसी बात पर डटे हैं कि हम और आप सुरक्षित रहें, और लगातार चाहे केंद्र सरकार हो या देश की राज्य सरकारें, वो कदम ले रही हैं कि हम कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकें। आप घर पर हैं, आप अपने आप को अकेला बिल्कुल महसूस ना करें, इस बात पर निरंतर बल देते हैं माननीय प्रधानमंत्री। साथियों, आज जब देश के करोड़ों लोग घरों में हैं, तब किसी को भी लग सकता है कि वो अकेला क्या करेगा। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई को वो अकेले कैसे लड़ पाएंगे। ये प्रश्न भी मन में आते होंगे कि कितने दिन ऐसे और काटने पड़ेंगे। साथियों, ये लॉकडाउन का समय जरूर है। हम अपने अपने घरों में जरूर हैं, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है, हर व्यक्ति का संबल है, जो इस कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित है। हमारे गरीब भाई बहन, उन्हें कोरोना संकट से पैदा हुई निराशा से आशा की तरफ ले जाना है। जी, आशावान रहना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और हमने देखा कि गत वर्षों में केंद्र सरकार की एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल रही आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत स्कीम के चलते अगर हम अभी कोविड-19 से लड़ने की बात करें, और जिस तरह से 1.5 लाख वेलनेस सेंटर की बात है, उसमें आप नर्सिंग और मिडवाइफरी का रोल कैसे देखते हैं डॉक्टर दिलीप? देखिए, 1,50,000 सब सेंटर्स है अभी इंडिया में। वो 5,000 आबादी के लिए एक सब सेंटर होता है। वहाँ एक ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज देता है 5,000 आबादी को। उसमें अभी आयुष्मान भारत में एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, उसको नाम बदल के उसको स्ट्रेंथन कर रहा है सब सेंटर्स को। अच्छा। क्यों ना ये फ़ायदा मिले
गांव का पॉपुलेशन को पीएससी में जाना में दूर होता है। अच्छा। तो वही 5,000 वही है, वो उसको थोड़ा और सुविधा मिले, इसलिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एक पोजीशन ऐड कर दिया है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को बीएससी नर्स को प्रेफर किया है। तो जो करियर पाथ की बात स्मिता जी कर रही थी, ये भी एक अवसर है। ये भी एक अवसर है। बीएससी नर्स है, वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को पोजीशन मिलेगा। उससे क्यों है ना, वो ग्रेजुएट नर्स है, उसको ऑलरेडी ट्रीटमेंट माइनर एलिमेंट्स का, डिफरेंट कम्युनिकेबल डिसीजेस का, ये सभी चीज़ उसको पढ़ाई हो चुका है। सो कम से कम नज़दीक में रूरल एरिया को एक ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स का एंड प्रिवेंटिव प्रोमोटिव केयर का मिलने का बहुत अवसर मिलेगा। जी, तो बिल्कुल प्रिवेंटिव केयर पे हमें बल देना है। प्रिडिक्टिव केयर के लिए टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर सकती है, लेकिन ट्रीटमेंट पर रहें चलते चलते तो वैक्सीन पर तो अभी बात हो रही है, लेकिन कन्वलेसेंट प्लाज्मा की भी जिक्र होता है, ये क्या है भला? देखिए, जो बड़ी, जैसा हमने शुरू में कहा कि जब एंटीजन होता है फिर एंटीबॉडी बनता है, तो जब कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा का ये मतलब होता है ऐसे मरीज जो कि ठीक हो चुके हैं, तो जब वो ठीक हो चुके होते हैं तो उनके शरीर के अंदर में बहुत सारे एंटीबॉडीज बने हुए होते हैं। तो अभी एक नई तकनीक ये आया कि ऐसे लोगों का प्लाज्मा निकाल के, प्लाज्मा फेरेसिस की मदद से हम लोग जो इन प्रोटीन जो कि एंटीबॉडीज जो हैं, जो कॉन्वलेसेंट जो पेशेंट सेरा जो होता है उससे हमें निकाल करके रखते हैं, और जब कोई दूसरा पेशेंट जबकि वो कोरोना ये वायरस से संक्रमित होता है, तब उस पेशेंट को ये पर्टिकुलर एंटीबॉडी जो दूसरे पेशेंट का जो सेरा है वो हम लोग दे देते हैं। ये एक तकनीक है जो कि अभी ऐसा जो बहुत प्रॉमिसिंग अभी हो रही है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो एज ऑफ नाउ जो है वो कुछ और ड्रग्स जो हैं वो जो अभी हम लोग एम्स में भी हम लोग उसे सजेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि इससे जो है वो हम लोग जो अभी कोरोना नामक जो अचानक से आई हुई महामारी जो है वो हमारे सामने आ गई है, उससे हम लोग मिलजुल करके जो उसे कंट्रोल कर लेंगे, इलाज भी कर लेंगे। जो मूल मंत्र बस यही है कि पहले प्रिवेंशन के लिए जो बार बार कह रहे थे, लॉकडाउन का सम्मान करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, और अगर हो जाए तो डॉक्टर के पास जाएं, घबराएं नहीं। बहुत कम लोगों को ऐसी तकलीफ होती है, और उसके बाद भी जो कुछ दवाइयां हैं जो कि इनिशियल स्टेज में है, जिस पर कि जो इनिशियल प्रोमिसेस हमें दे रही हैं, बाद में कॉन्वलेसेंट सेरा की भी आपने बात की, वेंटिलेटर पर भी रख करके जो ARDS जो इसका जो सबसे सीवियर फॉर्म रहता है उस पर भी हम लोग रख करके जो पेशेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा अब तक हमने देखा है, भारत में 4,000 से ज़्यादा संक्रमण के केसेस आए हैं कोविड-19 के, लेकिन 300 से ज़्यादा तो रिकवरी के बाद घर वापस जा चुके हैं। तो फिर जब पेशेंट रिकवर होकर ठीक ठाक घर वापस जाता है, उस समय किस तरह की फीलिंग्स रहती हैं? जैसे तो कोई जंग लड़कर जब कोई इंसान वापस घर आता है तो जैसी फीलिंग होती है, मेरे ख्याल से इस तरह की ही फीलिंग होएगी। मेरी आज तक किसी रिकवर्ड व्यक्ति से कभी बात नहीं हुई, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर इस बीमारी से ट्रीट होके वो जाता है तो आई एम श्योर उसको ऐसा ही लगता होगा। बट जी इसमें मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ साझा करूंगा कि मैं और मेरे दोस्त लोग भी जो ये होते हैं, तो जो अभी हमारे पेशेंट जो हैं आ रहे हैं वो इतने माइल्ड सिम्टम के साथ आ रहे हैं कि कई बार ऐसा लगता है अच्छा इस बीमारी के लिए हम लोग इतना डर रहे थे। तो वो ऐसी बात नहीं है। वो देखिए, सारे प्रिवेंशन के सारे रूप आप ये रखें, लेकिन ये बीमारी उतनी बड़ी है नहीं, ये बात में। जी, एक वाक्य में चलते क्या कहेंगे डॉक्टर दिलीप? नहीं, इसमें हम इसको एक नर्स, केरला का नर्स वो कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट किया, वो भी ओल्ड एज कपल्स था, उसको ट्रीटमेंट देने के बिकॉज उसको सुनने में नहीं आता था वो एल्डरली कपल को, तो इसलिए पास जाके बात करना पड़ता था। तो इसलिए वो ट्रीटमेंट में वो भी डिस्चार्ज हो गया, और ये नर्स को ये कोविड पॉजिटिव हो गया, वो भी ट्रीटमेंट लेके घर जाके उसके बाद उसको पूछा, मेरे को क्वारंटाइन के बाद मैं जरूर वापस आ जाऊंगा आइसोलेशन, उसको ये बोल रहा था, उसका हम रिकॉर्ड करके ये बताया है। तो इतना पेशेंट्स को एक मोटिवेशन लेवल था, उसको बहुत खुश हो के उसको मोटिवेशन इतना है दोबारा आके आइसोलेशन वार्ड में काम करे। जी बिल्कुल, और इसलिए ना केवल हम नमन करते हैं सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को, हम सलाम करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है और हम प्रार्थना भी करते हैं कि चाहे फ्रंटलाइन वर्कर्स हों, हम सभी इस लड़ाई में विजयी हों,
और जो जो आपने आज गाइडलाइंस दी हैं उसका हम सभी पालन करेंगे। कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी बहुत-बहुत मच। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस पर एक बार फिर से हम सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को थैंक यू कहते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं, प्लीज इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।